हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स टॉक। अगर किसी टीम के पास बड़ा प्लेयर हो और परफॉर्म करे और वो टीम मैच भी जीते तो उससे बड़ा एडवांटेज कोई नहीं है। लेकिन अगर टीम के पास बड़ा प्लेयर, बड़ा नाम है और वो परफॉर्म नहीं कर रहा और टीम मैच जीत रही है, फिर भी इस टीम को बड़ा एडवांटेज होता है। और अगर टीम के पास बड़े प्लेयर हैं, बड़े नाम हैं, बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं माजी में, लेकिन राइट नो परफॉर्मेंस नहीं हो रही और टीम भी मैच हार रही है, तो जो आपका मीडिया है या जितने भी आपके जो क्रिटिक्स हैं, वो सारी उंगलियां, सारे तीरों का रुख जो है वो उन प्लेयर्स की तरफ कर देते हैं। और ये हकीकत भी है। और ये अगर हम इसको देखें एशियन प्लेयर्स के हवाले से या एशियन कंट्रीज़ के हवाले से, तो पाकिस्तान, इंडिया, इसमें यही कुछ होता है। पाकिस्तान और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, जैसे राइट नो सीरीज़ चल रही है उसकी साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान की और ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया की, तो पाकिस्तान में भी बाबर आजम की माजी की जो परफॉर्मेंस है उसको इग्नोर करते हुए हर बंदा उन पे वो तीर चला रहा है क्रिटिसिज्म के। और उसके साथ साथ अगर ऑस्ट्रेलिया में देखें तो रोहित शर्मा, विराट कोहली बड़े अच्छे परफॉर्मर हैं, नो डाउट, लेकिन वो अभी राइट नो जो टीम को ज़रूरत है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे और टीम भी हार रही है। तो हर कोई ये कहता है कि जी इनको टीम से रिप्लेस कर दिया जाए। ये वो चीज़ें हैं जो आपको फेस करना ही पड़ती हैं। लेकिन ऐसे मौके पर हमने देखा है कि माजी में भी कुछ बड़े प्लेयर जो हैं वो उन्होंने देखा कि अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो वो खुद को टीम से ड्रॉप आउट करके अपनी जगह एक ऐसे प्लेयर को चांस दे देते हैं कि जिससे वो टीम के लिए परफॉर्म कर सकता है और वो टीम को मैच जितवा सकता है। लेकिन रोहित शर्मा जैसे ही टीम में ऑस्ट्रेलिया के टूर पे पहुंचे हैं, तो रोहित शर्मा की जो परफॉर्मेंस है और उनकी परफॉर्मेंस की वजह से जो इंडिया की टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुई है। रोहित शर्मा ने खुद भी इस सीरीज़ में, बल्कि इससे पहले भी जो लास्ट 8 से 10 टेस्ट मैचेस खेले हैं, मेरे ख्याल में 10-12 के एवरेज से उन्होंने रन किए और राइट नो भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। लेकिन जो चीज़ थी कि वो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, एक तो शुभमान गिल को लास्ट मैच में उन्होंने नहीं खिलाया, ठीक है, वो वाशिंगटन सुंदर उनकी जगह लेके एक अपना बॉलिंग का ऑप्शन था वो एक इंक्रीज़ करना चाह रहे थे और साथ में वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे थे कि उनकी बैटिंग जो है वो किसी भी तरह से उसकी जो डेप्थ है वो कम हो। तो उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को टीम में ऐड किया और उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप भी लगाई। तो मेरे ख्याल में बैटिंग के एंड से देखा जाए तो वो कोई बैडली इफेक्ट उस तरह नहीं हुआ उनके इंक्लूजन का, शुभमन गिल का और उनका। अगर हम रन्स में जाते हैं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा कि उनकी बैटिंग और सुंदर की जो बैटिंग है शुभमन गिल से बेहतर है या नहीं है, ये तो कोई डिबेट बनती नहीं है। अच्छा, दूसरे एंड पे देखते हैं तो रोहित शर्मा ने खुद को केएल राहुल की जगह ओपनर ले गया, जिससे इंडिया की टीम मेरे ख्याल में सबसे बुरी तरह अफेक्ट हुई है और वो मैच हारी है मेलबर्न में। क्योंकि केएल राहुल वो प्लेयर थे जिन्होंने शुरू से ही डे 1 से ही जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ तो उनकी जो टेक्निक थी वो बड़ा बाउंस को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते आ रहे थे और बड़े अच्छे रन्स भी किए उन्होंने। कुछ मैचेस में अच्छा स्टार्ट लिया और कुछ में वो अच्छा रन करने में भी कामयाब हुए, 70s 80s में वो पहुंचे। लेकिन जैसे ही उनका ये नंबर उन्होंने चेंज किया और 1 डाउन पोजीशन पे लेके आए और खुद को रोहित शर्मा ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर लेके आए हैं, ना तो रोहित ने परफॉर्म किया और ना ही केएल राहुल ने परफॉर्म किया और उनके 2 बैट्समैन इस तरह से ज़ाया हो गए और इसका जो खमियाजा था वो मेलबर्न टेस्ट में शिकस्त की सूरत में देखना पड़ा। और अब जो इंडिया की पोजीशन है वो WTC के फाइनल में अब इफ़ एंड बट्स पे चली गई है कि वो जीतेगा, वो हारेगा, ये है वो है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान जो लास्ट टेस्ट मैच है सिडनी में खेला जा रहा है, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो वो डायरेक्टली फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता है। क्योंकि अभी इस सीरीज़ के बाद ऑस्ट्रेलिया को 2 टेस्ट मैचेस श्रीलंका के साथ श्रीलंका में खेलने हैं और आपको पता है कि श्रीलंका होम कंडीशन में किसी भी टीम को वो उनके जो स्पिनर हैं ख़ास तौर पे वो ले दे जाते हैं। तो ये एक होप है इंडिया के लिए, अगर इंडिया लास्ट टेस्ट मैच जीतता है तो वो फिर देन वो सिनेरियोज़ में गेम चली जाएगी। अभी तक इस सीरीज़ में देखें तो इंडियन टीम का जो लोड है बॉलिंग का वो तो सारा बुमराह ने उठाया। हर बंदा ये कह रहा है कि बुमराह के साथ कोई बॉलर जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर हम स्टैट्स देखते हैं तो उसमें यह है कि इस सीरीज़ में अभी तक जो खेली जा रही है उसमें 30 विकेटें ली हैं जसप्रीत बुमराह ने। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पैट कमिंस जो हैं वो दूसरे नंबर पर हैं और तीसरे नंबर पर मोहम्मद सिराज ने 16 विकेटें ली। तो मोहम्मद सिराज ने बड़ी एफर्ट की है, बड़ी अच्छी बॉलिंग भी की है, एट टाइम्स बड़ा अग्रेसिव भी रहे हैं। और ये टेस्ट मैच में मतलब ये गेम का हुस्न है। अगर वो कोई इस तरह का इवेंट होता है ना, जैसे उनकी हेड के साथ हो गई थी, हेड टू हेड हो गए थे हेड के साथ, तो उससे मतलब ये सीरीज़ के अगर इसमें सीरीज़ में इस तरह के इवेंट्स ना हो तो वो बाद में आपको याद ही नहीं रहे। लेकिन सिराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और उसके साथ आकाशदीप ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। अनलकी रहे कि वो उस तरह विकेटें नहीं ले सके। लेकिन इंडियन टीम ने सबसे ज़्यादा जो लोड था वो बुमराह पे ही रखा और जिसका मे बी कि फ्यूचर में अगर उनको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाता तो इंडियन टीम को बड़ा लॉस हो सकता है और मे बी किसी बड़े टूर्नामेंट में वो बुमराह की खिदमात से महरूम हो सकते हैं।
तो इसके लिए उनको बड़ा देख के खेलना होगा और उनको बुमराह को यूज़ करना होगा बड़ी एहतियात के साथ। लेकिन जो फ़र्क मैंने देखा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज़ में, वो ये था कि अगर बैटिंग साइड पे जाते हैं तो उसमें भी ट्रेविस हेड ने जो टॉप स्कोरर है 410 रन किए हैं, जयसवाल ने 359 और उसके बाद नीतीश रेड्डी ने 294 रन किए। लेकिन फ़र्क ये पड़ा है इंडिया हारा क्यों है, उसमें हारने की मेजर, हालांकि दो जो टॉप रन स्कोरर हैं वो तो इंडिया के हैं टॉप 3 में, लेकिन हुआ ये कि इंडिया के यही दो बैट्समैन थे जयसवाल और नीतीश रेड्डी जिन्होंने इस सीरीज़ में कंसिस्टेंटली रन किए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये हुआ कि एक मैच में अगर ट्रेविस हेड ने परफॉर्म किया है तो उसके बाद स्मिथ ने कुछ रन किए, फिर उन्होंने 2 सेंचुरियाँ बना दी, फिर उसके बाद आ गए उसमें उस्मान ख्वाजा, फिर लास्ट जो टेस्ट मैच था इसमें उनका जो यंगस्टर नया आया है ओपनर कॉन्स्टेंस, उसने कोई 50 और रन कर दिए। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो सभी प्लेयर्स ने एट टाइम्स, किसी ने अच्छी बॉलिंग कर दी, किसी ने अच्छा बॉलिंग का स्पेल कर दिया और वो बर्डन जो था ना वो मतलब शेयर होता रहा। लेकिन इंडिया के सिनेरियो में ऐसा नहीं रहा। इंडिया में तो ये रहा कि बुमराह के ऊपर सारा बॉलिंग का लोड, तो सारी नज़रें और सारी उम्मीदें जो थी वो बुमराह पे, और जिसकी वजह से हिसाबदार है कि उस पर एक परफॉर्मेंस का एक्स्ट्रा प्रेशर और टीम का जो बर्डन है कि सारा कुछ मुझे ही करना है, तो वो उसकी वजह से प्लेयर की जो परफॉर्मेंस, तो खैर उसकी इफेक्ट नहीं हुई, बड़ी आउट क्लास बॉलिंग करता रहा बुमराह, लेकिन डेफिनेटली उसकी जो फिटनेस है वो अफेक्ट हो रही है इससे। और उसके साथ लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया में उनका शेयर होता रहा। हालांकि जो लास्ट मैच था उसमें वो हेजलवुड अनफिट होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया को बड़ा उसका लॉस हुआ, लेकिन वार्नर उनकी जगह आए हैं तो उन्होंने भी परफॉर्म कर दिया है, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। तो ये अभी तक जो सीरीज़ मेरे ख्याल में है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो परफॉर्मेंस आ रही है वो एज ए टीम आ रही है, और इंडिया की जानब से कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, और आपके सामने जो रिजल्ट हैं वो बता रहे हैं कि हमेशा टीम परफॉर्मेंस से ही रिजल्ट आते हैं, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस से रिजल्ट नहीं आते। देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट मैच में इंडिया जो है जो कि 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, इंडिया अपनी कौन सी प्लेइंग 11 लेके आता है। क्या रोहित शर्मा एक बोल्ड डिसीजन लेते हैं कि वो खुद को ड्रॉप करके एक बैट्समैन टीम में ऐड करें, और लेट्स सी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। मैच जब शुरू होता है तो उससे प्री मैच जब टीम अनाउंस होगी तो उसमें हम आपसे दोबारा डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।